Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intik Hamadar. Today I am talking about the evolution of life form. क्लियर? हम लोग 3 साइंटिस्टों की बात करेंगे बेटा, जिसमें से पहला साइंटिस्ट हम लोग बात करेंगे लैमार्क की थ्योरी की। दूसरी बात हम लोग करेंगे बेटा जो है डार्विन साहब की थ्योरी की। तीसरी बात हम लोग करेंगे बेटा ह्यूगो डिवरीज की। ठीक, तीनों थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे। बहुत ही आसान थ्योरी है। अगर मैं लैमार्क की थ्योरी की बात करूं, ये सारे अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक सिंगल स्पीसीज से कैसे मल्टीपल फॉर्म स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर 2 लेक्चर लेना पड़ेगा। आज एक लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आज थ्योरी को समझाऊंगा और कल इसी का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लैमार्क की थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो लैमार्क ने जो अपनी थ्योरी दी थी बेटा, ये 1800 में दी थी। इन्होंने काम किया था बेटा फॉसिल पे। इन्होंने अपना कंक्लूजन तब दिया जब इन्होंने स्टडी की फॉसिल की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बात कही। लैमार्क साहब ने कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कौन सी थ्योरी दी बेटा? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गन यूज करे ना यूज करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो उन्होंने अपनी बात जो है हवाई दी थी। लैमार्क की बात जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। ये बात जो है डिसप्रूव जो है, ये बात टोटली गलत है। ठीक है ना? उन्होंने क्या किया था बेटा कि फॉसिल की स्टडी की, उसके बाद जो है अपनी थ्योरी दे दी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कोई भी टेट्स जो है अपने ऑर्गन को यूज़ करे ना यूज़ करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया था, लैमार्क साहब ने, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था बेटा, आपने सुना होगा जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। ठीक, इन्होंने ये कहा कि जो है पहले जो प्लांट होते थे ये बहुत छोटे छोटे होते थे, जो ग्रासेस थी ये बहुत छोटी होती थी। ठीक, जब ये ग्रासेस छोटी होती थी तो जो जिराफ थे वो भी बेटा बहुत जो है छोटे हुआ करते थे। जो जिराफ थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे और उनकी गर्दनें नीचे की तरफ झुकी हुई होती थी। क्लियर? लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती गई, क्या हुआ बेटा? जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती गई, कुछ जिराफ अपने ऑर्गन नेक का यूज करना शुरू कर दिए। ठीक, नेक का यूज करना शुरू कर दिए तो इनकी जो है नेक की हाइट बढ़ गई। ठीक है ना? जो टोटली यानी उसके बाद बताइए, उन्होंने यही तो मतलब हुआ कि आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी सबकी नेक क्या होगी? लॉन्ग नेक होगी। तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने इस वक्त थोड़ी सी पढ़ाई की, मेरे बेटे अगली जनरेशन, मेरे बेटे ने थोड़ी सी पढ़ाई की और आने वाले उसके बेटे ने थोड़ी सी पढ़ाई की, तो यानी आगे चल के 1-2 जनरेशन के बाद हमें सुपर ब्रेन मिल जाएगा। ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, हमें फिर भी 0 से ही स्टार्ट करना होगा जर्नी को। ठीक है ना? जो ये बात जो है इनकी टोटली गलत थी। ठीक है, या मैं आपसे एक एग्जांपल और दूं, जो है कि अपने यहाँ जो है परंपरा है नाक को छिदवाने की। ठीक है, तो 1 जनरेशन 2 जनरेशन ने नाक जो है छिदवा ली। अगली जनरेशन में जो है जो बच्चे पैदा होना चाहिए
वो कैसे होना चाहिए, उनकी नाक छिदी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था बेटा स्नैक का। किसका एग्जाम्पल दिया था इन्होंने? स्नैक का एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने ये कहा था बेटा कि जो स्नैक हैं जब वो अपने घरों में जाते थे, पहले के ज़माने की बात, जाते थे तो उनके जो पाँव होते थे, ठीक है ना, वो इनको मूव करने में तकलीफ देते थे, फंस जाते थे, या किसी ऐसे एरिया से इनको गुजरना हो जहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा हो तो इनके पैर जो है फंस जाते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे डिसयूज़ किया, उसको यूज़ करना ही छोड़ दिया। ठीक, जो पूरी तरीके से ये बात जो है बिल्कुल गलत थी, ठीक है ना। और लैमार्क ने हवा हवाई बिल्कुल कंसेप्ट दिए थे। बताओ भाई, समझ आ रहा है सबको? बताएं मुझे, फटाफट बताएं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये थ्योरी जो है लैमार्क साहब की थी। फॉसिल की स्टडी के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला था, ऑर्गेनिज्म डेवलप ट्रेट्स बाय यूजिंग और डिस यूजिंग ऑफ द ऑर्गन। जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, स्नैक का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे इन्होंने जो है अपना कंक्लूजन दिया था। अगर आप सोचिए कोई टैलेंट हमारे अंदर हो और हम जो है धीरे 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 उसको जो है अगली जनरेशन में हमारे वो जा सकता है कि नहीं? मतलब तो यही हुआ कहने का, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की। ठीक है, चार्ल्स डार्विन बहुत टैलेंटेड थे। इन्होंने क्या कहा? चार्ल्स डार्विन, अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें, इन्होंने अपनी थ्योरी 1831 में दी थी, 1831 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, ये एक्चुअल में चार्ल्स डार्विन अपने घर से जो है 20 साल की उम्र ही थी इनकी, ये अपने घर से निकल चुके थे। और चार्ल्स डार्विन में एक ख़ास बात थी, इनको स्केच का बहुत ही शौक था। ठीक है, किसका शौक था बेटा? जो है स्केच का शौक था। तो ये मूव करते करते जो है HMS बीगल, ये एक समुद्री शिप था जिस पे ये काम कर रहे थे, काम करने लगे, काम करते करते, और ये जो है साउथ अमेरिका के कोस्ट आसपास का एरिया था, साउथ अमेरिका के आसपास का एरिया था, जिस पे एक आइलैंड पाया गया जिसका नाम था गैला पागोस आइलैंड। बात को समझिएगा। HMS बीगल एक शिप था जो डार्विन साहब ने उस शिप पे यात्रा की। डार्विन साहब अपने घर से निकल चुके थे बहुत छोटी ही उम्र में, और इनको शौक था बेटा जो है स्केचिंग का शौक था बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब ये शिप पे गए तो शिप एक्चुअल में होता क्या है, समुद्री शिप किसी भी कॉन्टिनेंट को तरफ जब मूव करता है या ट्रैवलिंग करता है तो 3-3 महीने पार्टिकुलर एरिया में रुकता है। ठीक है, एक महीने। ठीक है ना, माल जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं तो माल को जो है लादना, फिर उतारना, फिर चढ़ाना, उतारना, चढ़ाना, उतारना, तो एक एरिया में 15 से 20 दिन, 1 महीने तक जो है रहते थे। ठीक है ना, जब ये 1 महीने लगभग 1 महीने तक वहां रहते थे। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने जो है 15 से 20 दिन उस एरिया में जो है बेटा शिप जो है रुकता था। तो वहां पे इन्होंने देखा बहुत सारे जो है चेंजेस इनको देखने को मिले। ये ऑब्जर्व करते थे, जब स्केच बनाते थे तो उसमें फिंचेस का डायग्राम पहले उन्होंने कुछ बनाया, उसके बाद जब वो 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वहां आते थे तो वहां देखा, दोबारा से स्केच जब बनाते थे तो देखा कि फिंचेस जो है, फिंचेस में चेंजेस आ रहे हैं। यानी एक सिंगल स्पीसीज, यानी हम ये कहें बेटा एक सिंगल स्पीसीज से अलग अलग डायरेक्शन में, एक सिंगल स्पीशीज से अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्टेशन हुआ, जिससे 13 स्पीशीज
13 स्पीशीज ऑफ फिंचेस डेवलप हुई। कितनी बेटा? अलग अलग फिंचेस की 13 स्पीशीज डेवलप हुई। ठीक है ना। ये स्पेशलाइजेशन क्यों हुआ? ये स्पेशलाइजेशन फूड के लिए हुआ था। दिस स्पेशलाइजेशंस अकर फॉर फूड। ठीक, ये अलग अलग डायरेक्शन में, एक सिंगल स्पीशीज से उन्होंने कहा कि ये जितनी भी स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं, ये एक सिंगल स्पीशीज से इवॉल्व हुई हैं। कितनी हुई थी? 13 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट फिंचेस इवॉल्व हुई। ठीक है ना। ये स्पेशलाइजेशन किस लिए हुआ था? फॉर फूड के लिए हुआ था, खाने के लिए हुआ था। यानी ये लोग अपने को सरवाइव करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुई, अलग अलग डायरेक्शन में अडेप्ट की। कुछ वेजिटेरियन थी, कुछ इंसेक्टिवोरस थी। ठीक है, बात क्लियर हो रही बेटा? बताओ मुझे फटाफट, मैं आगे मूव करूं, इसमें भी बहुत लंबी थ्योरी है। बताओ भाई, एक सिंगल स्पीशीज 13 स्पीशीज डेवलप हुई, कॉलोनाइजेशन हुआ, ओशन स्पेशलाइजेशन हुआ, अकर फॉर फूड, फूड के लिए हुआ था, भोजन के लिए। ठीक है, बताओ भाई। चलिए, अब इन्होंने क्या किया बेटा, जो है 20 ईयर्स वहां पे स्पेंड किए, 20 साल वहां पे स्पेंड करने के बाद एक थ्योरी दी। ये पहुंचे एक डिस्कवरी पे, जिन्होंने इनकी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कौन सी बुक थी बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक, इस थ्योरी के जो है 4 पॉइंट थे। ठीक है, तो इन्होंने 20 साल, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं रफ करता हूं। अब सुनिए, 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, इन्होंने सोचा कि कुछ डिस्कवरी की जाए। इन्होंने थिंक किया, एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसके 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था बेटा? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन के बाद कंपटीशन। कंपटीशन के बाद था वेरिएशन। वेरिएशन के बाद था बेटा एडेप्टेशन। समझते चलिएगा। पहला था ओवर प्रोडक्शन, देन कंपटीशन, वेरिएशन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब सर्वाइवल, रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन। क्या था बेटा? रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन। अब यही एडेप्टेशन से रिप्रोडक्टिव फिटनेस, या हम लोग कहें नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, बात समझते हैं? क्या ये नीचे तक दिख रहा है सबको? एक वेट, जी जी, सबको दिख रहा है। ठीक है बेटा। तो आफ्टर 20 ईयर इन्होंने क्या दिया? ओवर प्रोडक्शन, देन कंपटीशन, वेरिएशन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस जो है रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन थे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस और नेचुरल सिलेक्शन। अब इन्होंने कहा कि कोई भी स्पीशीज, हर स्पीशीज के अंदर ओवर प्रोडक्शन करने की क्षमता है। हर स्पीशीज के अंदर ओवर प्रोडक्शन करने की क्षमता है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकती है। ठीक, लेकिन कंपटीशन में बेटा वही स्पीशीज सरवाइव करेगी जो फिट हो। ठीक, कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसके लिए होगा? कंपटीशन हो सकता है बेटा फूड के लिए हो। कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है। कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो कंपटीशन हो रहे हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इसमें कमी आ सकती है। अगर लैक ऑफ फूड है तो बहुत सारी स्पीशीज की डेथ हो जाएगी, ओनली सुपीरियर स्पीशीज सर्वाइव करेगा। ठीक, वेरिएशंस हो सकते हैं। हर स्पीशीज के अंदर कोई ना कोई स्पीशीज जब जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है उसके अंदर। ठीक,
तो उसके अंदर वेरिएशंस होगा। जब वेरिएशन होगा तो वो एडेप्ट कर लेगा। अगर इन्वायरमेंट, अब वेरिएशंस हो, वेरिएशंस डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी है, उसको प्रमोट कर रही है सर्वाइवल के लिए, तो वो एडेप्ट कर जाता है। जब वो एडेप्ट कर जाएगा, एडेप्टेशन हो जाएगा। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि ओनली नॉट सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करना जरूरी है। तो उन्होंने एक लास्ट में कंक्लूजन दिया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस और नेचुरल सिलेक्शन, यानी वही स्पीशीज सेलेक्ट हो सकती है जो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसकी ज्यादा हो, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा। क्लियर है बेटा? बताइए यहां तक, जल्दी बताइए मुझे, अगर क्लियर हो मैं आगे मूव करूं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं ये बातें। ठीक, चलिए मैं एक आपको प्रैक्टिकल थ्योरी समझा रहा हूं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब यहां पे देखिएगा, जो नेचुरल सिलेक्शन था वो कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। बात है बेटा 1850 की। आपने पढ़ा होगा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने पढ़ा था जो मॉथ थे बेटा, ये दो कलर के थे, एक लाइट कलर्ड, एक थे लाइट कलर्ड मॉथ, दूसरा मॉथ जो था बेटा, मॉथ उतनी अच्छे से बन नहीं रहा है लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये मॉथ ही है। ठीक है, ठीक है ना बेटा? तो ये जो है अलग अलग तरीके के मॉथ थे, और ये जो मॉथ थे बेटा ये डार्क कलर्ड थे। कैसे थे? डार्क कलर्ड मॉथ थे। यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम लोग बात करें बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक, कोई स्मोक नहीं था, कोई सूट नहीं था, ट्री ट्रंक बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में थे, तो जो है उसमें लाइट कलर के जो मॉथ थे बेटा ये सरवाइव कर रहे थे। लाइट कलर के जो मॉथ थे बेटा ये सरवाइव कर रहे थे, ठीक है ना? लेकिन डार्क कलर के मॉथ जो है अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। ठीक, ये बात है 1850s की। नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट कलर्ड मॉथ सरवाइव कर रहे थे बहुत भयानक संख्या में, लेकिन डार्क कलर्ड मॉथ सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। ठीक, लेकिन यही कंडीशन चेंज हो गई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क कलर्ड जो मॉथ थे बेटा इनका सर्वाइवल रेट बढ़ गया लाइट कलर्ड मॉथ से। यानी इन्वायरमेंट किसी भी स्पीशीज को इवोल्यूशन दे सकता है, किसी भी स्पीशीज को प्रमोट कर सकता है, किसी भी स्पीशीज को सर्वाइवल के लिए चांस दे सकता है। ठीक, तो यहां पे भी इन्वायरमेंट जब बदला, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री से स्मोक निकले, जितने भी ट्री ट्रंक थे वो ब्लैक हो गए। ब्लैक वाला छिप गया किसके अंदर? ट्री ट्रंक पे, उसकी बार्क पे जाके चिपक गया, जिससे इनको बर्ड्स जो है पहचान नहीं पा रही थी। एडेप्टेशन हुआ, सर्वाइव करने के लिए इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को, इन्वायरमेंट में ढक लिया, छुप लिया, कैमोफ्लेज की कंडीशन डेवलप हुई। ठीक है ना? अपने आप को इन्होंने अडेप्ट किया जिससे बर्ड इसको खा नहीं पा रही थी, तो डार्क कलर की पॉपुलेशन बढ़ गई जबकि लाइट कलर की पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि दोनों के दोनों स्पीशीज खत्म हो जाएं, क्योंकि अगर दोनों के दोनों खत्म हुए तो मेरे ख्याल से इकोसिस्टम की जो चेन है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, बताइए भाई क्या ये बात समझ में आ रही है? डार्विन साहब की थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल से। बताओ भाई सब लोग फटाफट मुझे। ठीक, मेरे ख्याल से जो है बात समझ में आ गई है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात तो बेटा डार्विन साहब ने बता ही दी थी, लेकिन इन्होंने अराइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं बताई थी। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, अब सिमिलर
रिजल्ट जो है सिमिलर टाइम पे मैला अल्फ्रेड वेल्लेस अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अल्फ्रेड वेल्लेस किस पे बेटा बताइए, फटाक से कौन बता रहा है, जल्दी बताओ मुझे। अल्फ्रेड वेल्लेस मैला आर्कीपेलागो पे, मैला आर्कीपेलागो पे ये काम कर रहे थे। सिमिलर कंक्लूजन इन्होंने अपना रिजल्ट डार्विन साहब को भेजा, फिर सिमिलर कंक्लूजन जो है सेम टाइम पे उन्होंने भी इसको कंक्लूड किया, जो है इसको भी देखा और पास किया इसको भी, इस थ्योरी को भी उन्होंने कहा कि सेम रिजल्ट देखा उन्होंने, मैच कर रहा है। ठीक है, तो सेम समय पे काम कर रहे थे अल्फ्रेड वेल्लेस, जो काम कर रहे थे मैला आर्कीपेलागो। W से वेल्लेस और M कर देना, मैला आर्कीपेलागो, WM से याद रखिएगा। अब लेकिन कहीं ना कहीं इवोल्यूशन, ये तो थी डार्विन साहब की बात, और डार्विन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो इवोल्यूशन है, जो ये इवोल्यूशन हो रहा है ये ग्रेजुअल है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, पार्टिकुलर डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो रहा है और ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है। जो ये बात सही थी, इवोल्यूशन जो हो रहा है बेटा ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक, क्योंकि जो म्यूटेशन से, अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसी में ह्यूगो डिवरीज साहब की। किसकी बात करेंगे? ह्यूगो डिवरीज साहब की, जिन्होंने हम लोगों को जेनेटिक बेसिस पे हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन जो दिया था बेटा वो ह्यूगो डिवरीज साहब ने दिया था, ह्यूगो डिवरीज साहब ने। ठीक, ह्यूगो डिवरीज साहब ने कहा, इन्होंने जेनेटिक की बात की, यानी कुछ जो इवोल्यूशन है बेटा वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हो सकता है, जो इवोल्यूशन है वो सेल के अंदर हो सकता है, जो इवोल्यूशन है वो जीन के अंदर हो सकता है, सेल के अंदर नहीं, जो इवोल्यूशन है वो जीन के अंदर हो सकता है, जो इवोल्यूशन है वो क्रोमोसोम के अंदर हो सकता है। ठीक, जो इवोल्यूशन है वो क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकता है, जीन के अंदर हो सकता है, डीएनए में हो सकता है। इन्होंने जेनेटिक की बात की, मियोसिस लेवल की बात की, जो है जो हम लोगों ने मियोसिस का कंसेप्ट पढ़ा था, तो हम लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं हाँ ये एक बेहतरीन रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि मियोसिस को लेके अगर थ्योरी एक्सप्लेन हो जाए, जेनेटिक को लेके थ्योरी एक्सप्लेन हो जाए तो वो थ्योरी सक्सेसफुल मानी जाती है। ठीक, लेकिन इन्होंने एक बात कही थी जो है कि जो म्यूटेशन है बेटा ये मिस्टरलेस म्यूटेशन जो है बेटा वो रैंडम है। क्या है? रैंडम। हाँ, म्यूटेशन इन्होंने कहा था बहुत रैंडम है, जबकि म्यूटेशन अगर रैंडमली होता है तो हार्मफुल, ज्यादातर म्यूटेशन जो होते हैं, यानी मोस्टली म्यूटेशन इज हार्मफुल। ठीक, मोस्टली जो म्यूटेशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, और कम म्यूटेशन जो होते हैं जो अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन नहीं होता है, होता है, म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन होते हैं। ठीक है, लेकिन कम होते हैं। मैक्सिमम म्यूटेशन से हमें हार्मफुल इफेक्ट आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। क्लियर? और इन्होंने एक बात कही थी, म्यूटेशंस जो हैं वो डायरेक्शनलेस हैं। क्या है? डायरेक्शन लेस। इन्होंने जीन पूल की बात की थी। किसकी बात की थी? जीन पूल की बात की थी। ठीक है, साल्टेशन की बात की थी, स्पेशलाइजेशन की बात की थी। ठीक है बेटा, बताइए, इसमें हम डिटेल कल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल। आज तो बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में, कल इसी पे डिटेल पढ़ेंगे, परसों हम एविडेंस पढ़ेंगे, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। बताइए भाई, फटाफट बताइए, क्लियर है तो मैं आगे जो है मूव करूं, वरना मैं यहीं रह के थोड़ा सा और पढ़ाऊं। अगर क्लियर हो तो मैं इसी पे रहने दूं, ना क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊं आप लोगों को। बताइए भाई। ठीक, म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस कॉल्ड साल्टेशन।
ठीक है ना, सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाए। आपने पढ़ा होगा बेटा बहुत सारे म्यूटेशंस जो होते हैं, क्योंकि जेनेटिक बेसिस की बात थी, तो जेनेटिक बेसिस पे अगर हम लोगों ने डार्विन के कंसेप्ट को लिया, तो डार्विन के कंसेप्ट में अगर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक बेसिस पे, तो एक डार्क कलर्ड मौत थे, एक लाइट कलर के मौत थे। क्या बीच के नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदर स्पीशीज पाई जाती हैं, एक स्पीशीज होती है जो बिल्कुल पिगमेंटेड होती है, यानी डार्क कलर्ड होती है, एक वाइट होती है, एक बीच का कलर आता है। ठीक, तो ये जेनेटिक बेसिस पे इसमें भी जो है सर्वाइवल के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो है वाइट वाले को स्किन कैंसर नहीं होता है। ठीक है, जो डार्क पिगमेंटेड होते हैं ज़्यादा, उनको कैंसर, स्किन कैंसर के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्रमोट कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, पार्टिकुलर स्पीशीज को जो है फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी और लेमार्क डार्विन की थ्योरी हम लोग कल डिटेल पढ़ेंगे, कंसेप्चुअलाइजेशन के साथ पढ़ेंगे। आज तो हमने एक ओवरव्यू दिया आप लोगों को। ठीक है, जब हम हार्डी वीवर प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब जाके हमारा पूरा निचोड़ निकलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है जेनेटिक बेसिस पे इवोल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, मियोसिस के बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां जो है पढ़ेंगे चीजें, जीन माइग्रेशन की बात करेंगे, जीन फ्लो की बात करेंगे, हम लोग साल्टेशन की बात करेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, और पढ़ाई अपनी ज़ोरों शोरों पे जो है जारी रखिए। कभी भी नीट का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो मेहनत बहुत अच्छे से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।